वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं आज। तो वो है हमारा टॉपिक फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल। यूनिट 3 है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिलेबस की एज इट इज़ जो है हम लाइन लेकर आए हैं फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल। देखो कई बार क्या होता है कि सिलेबस की लाइन बहुत बड़ी होती है, टॉपिक छोटा सा होता है, तो हमें केवल हमारे सिलेबस की लाइन से ही हम लोग चल रहे हैं बेसिकली तो, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आज हम लेकर आए हैं हमारा फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल। फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल की बात करें तो देखो फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे तो ये जो जनरेट होता है, ये जनरेट होता है हमारे आईआर से। तो फ्रैंक कोडन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है, अब देखो आईआर की जब हम बात करते थे तो आईआर के अंदर हमने हार्मोनिक एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की थी और कुछ हमने एक ग्राफ बनाया था उसको लेके कि हमारा अगर मॉलिक्यूल है तो इस तरीके से हमने कुछ उसका ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ को सबसे पहले ये समझते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी जनरेट होती है तो मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल की डिस्टेंस जैसे ही हमारी बढ़ती जाती है वैसे ही देखो क्या होता है हमारा यहाँ से कि अगर हम बात करें, अगर मेरा मॉलिक्यूल सपोज ए इधर था, बी इधर था, है ना, पहले ये इधर था सपोज, चलो ठीक है, ये मेरा ए था और ये मेरा बी था। मैंने यहाँ पे सपोज ये इसके थे, यहाँ पे थे, जैसे जैसे वाइब्रेशन हुआ ये यहाँ आ गया, फिर वाइब्रेशन हुआ ये यहाँ आ गया। ठीक है, या इसको और अच्छे से समझते हैं हम एक बार कि देखो अगर ये था मेरे पास ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, वाइब्रेशन हुआ ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, फिर वाइब्रेशन हुआ ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, फिर ये वाइब्रेशन हुआ और ये मॉलिक्यूल इधर आ गया। और जब ये इतना हुआ और थोड़ी एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी धीरे धीरे हम बढ़ाते गए तो अब हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये ग्राफ इसी तरीके से हम कुछ प्लॉट करते थे और ये हमारी टूटने की एनर्जी यहाँ पे आती थी। हम इस कर्व को क्या बताते थे कि यहाँ आके मॉलिक्यूल जो है वो हमारा पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, यही हम कहते थे। अब मैंने ये बोला कि ये जो हमारी ए बी है इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो ये चीज़ आ रही है ये हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में हम बताते थे। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हमने ये बोला कि जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज होते जाते हैं वैसे हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या हो रही थी, इंक्रीज होती जाती थी और एक टाइम पे ऐसा आता था कि बॉन्ड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता था। ठीक है, अब हमने फ्रैंक कोडन ने ये चीज़ बोली कि देखो क्या होता है कि अगर हम दो वाइब्रेशनल लेवल्स ले रहे हैं, दो वाइब्रेशनल लेवल्स का मतलब है कि सबसे पहले तो बॉर्न ओपेनहाइमर ने हमें ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी हमारे अलाउड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब हम एक स्टेट की बात करोगे, एक n की और एक n2 की, तो इसके बीच में वेरियस हमारे क्या हैं, वाइब्रेशनल है, कुछ इसके पास होंगे और कुछ इसके पास होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बीच में हमारे कुछ वाइब्रेशनल एनर्जीज प्रेजेंट होती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर ये वाइब्रेशनल एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट है तो एट दैट मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज आता है। अब चेंज आता है या नहीं आता है उसी को हम रिलेट करेंगे हमारे फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल से। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ समझो कि देखो हमारे पास ये है कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इसके बॉन्डिंग है, ये इसके एंटी बॉन्डिंग है। मैंने ये कहा कि मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और अब हमें ये समझना है कि ये हमारा क्या है, होमो है और ये मेरा लूमो है। ठीक है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले की क्लासेस में भी हमने बहुत चर्चा की कि होमो और लूमो क्या होता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा,
इसका मतलब ये है कि हमारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी प्रोसीड होते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेट से हमारा दूसरे स्टेट तक जाता है। दूसरा स्टेट कौन सा होगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और होमो कौन सा होगा? हमारा हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैम होमो कैसे पता लगेगा? तो होमो इज दैट कि हमारा ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल आता है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे किस में ज़्यादा होती है? ग्राउंड स्टेट में। फिर जैसे जैसे वो ऊपर लेवल्स इंक्रीज करता जाता है हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, अब इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि देखो हम ये बोले कि जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करा यहाँ पे, मैंने इस तरीके से जब ग्राफ ड्रॉ करा तो मुझे ये पता है कि मेरे पास इसके पास डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जीज है, V0, V1, V2, V3, V4। और जब हम वाइब्रेशन की बात करते थे तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो सेम आती है। गाइस कौन सा भी ट्रांजिशन कर लो हमारी इंटेंसिटीज सेम आ रही है, या यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हमारा जो लेवल था वो डिफरेंस क्रिएट होता था h न्यू का, सेम के ऊपर जो है वो हमारा डिफरेंस क्रिएट होता था। अब मैं ये बात बोलूँ कि पॉसिबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट, अगर मॉलिक्यूल की एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो देखो अगर हमने ये बात मानी कि ये हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो अगर मॉलिक्यूल हमारा ऑसिलेट कर रहा है तो उसके मिलने की डेंसिटी फर्स्ट में यहाँ पे होगी सबसे ज़्यादा, इतने एरिया के अंदर मिलेगा। क्योंकि देखो अभी हमारे पास क्या आती है? हमारी स्पेस कम है। ठीक है, स्पेस कम है का क्या मतलब है कि मेरा मॉलिक्यूल सपोज इतनी ही स्पेस था, ये यहाँ से जहाँ जाएगा तो इतने स्पेस के अंदर ही ये पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी। फिर मैंने कहा यहाँ दूर आ गया, अब दूर गया तो केवल और केवल पॉसिबिलिटी कहाँ होगी? उसके मिलने की हमारे एंड्स के ऊपर। मतलब जब वो वाइब्रेशन करेगा, अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो धीरे धीरे कहाँ जाएगा? जहाँ पे उसकी रुकने की आएगी। तो एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर जो उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? हमारी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारा बीच में मिलने की। जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी एक्सट्रीम एंड्स तक। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स में जाते जाओगे ना, वैसे उसकी पॉसिबिलिटी क्या होंगी? एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर मिलने की रहेगी। तो इसी तरीके से हम इसको बोलेंगे कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो इधर रहेगी हमें। ठीक है, इसकी बोलोगे तो ऐसे हमें मिलेगी, इसकी है तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगी। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो हमारे एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर मिलने की ज़्यादा है, तो हम इसी लेवल से हम क्या करेंगे? हम इसका ट्रांजिशन को भी बताएंगे। ठीक है, अब फ्रैंक कोडन ने क्या बोला? ठीक है, ये तो हमारा था IR की बात थी कि IR हमारा क्या बोल रहा है। IR के साथ साथ ही हमने ये बोला कि वाइब्रेशंस के साथ हम क्या कर रहे हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। क्यों चेंजेस आते हैं? क्योंकि देखो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो चेंज आएगा मॉलिक्यूल में, तो इस वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रही है, वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांजिशन के अंदर भी चेंज आना चाहिए था, इंटेंसिटी में भी चेंज आना चाहिए। वो इंटेंसिटी चेंज कैसे आता है? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल ने बताई थी। उन्होंने ये बोला था कि हम अगर देखेंगे तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि हमारी इंटेंसिटी सेम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इंटेंसिटीज़ जो है, हमने प्रैक्टिकली जो देखा वो हमें ये मिला कि हमारी इंटेंसिटीज़ जो है, जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे इंटेंसिटी में भी डिफरेंस क्रिएट होता है। जबकि वाइब्रेशनल क्या कह रहा था कि इंटेंसिटी सेम रहती है। अब डिफरेंट इंटेंसिटी आ रही है तो उसका रीज़न क्या है हमारे पास? तो देखो उसको समझते हैं हम। सबसे पहले तो हम फ्रैंक कोडन की डेफिनेशन लिख देते हैं कि फ्रैंक कोडन क्या कहता है हमारे लिए। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन takes place rapidly, that a vibrating molecule
vibrating molecule does not change its internuclear distance, कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इतने फास्ट होते हैं कि अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो एट दैट मोमेंट उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का इंटरन्यूक्लियर चेंज नहीं आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का रीज़न क्या है, तो वो रीज़न हम पढ़ेंगे थोड़ी चर्चाओं के बाद, ठीक है, कि ऐसा हमारा क्या हुआ। तो दिस प्रिंसिपल इज एट अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ट्रू सिंस दैट the electrons moves so much fast than the nuclei that during an electronic transition then nuclei does not change their position, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये भी लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन moves so fast that nuclei does not change its position, ठीक है। ये मैंने दो स्टेटमेंट मेरे लिखे हैं। आई नो कि अभी तक ये स्टेटमेंट समझ नहीं आए होंगे। इन स्टेटमेंट के ऊपर जब हम टॉपिक समझेंगे तब मैं एक बार फिर आऊँगी, ठीक है। अब उससे पहले हम पढ़ते हैं हमारा फ्रैंक कोरोन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमारे वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एक और स्टेट लाई करेगी। तो हमने ये बोला, अब देखो हमने क्या करे, हमने ये बताया कि हमने डिफरेंट केसेस लिए। डिफरेंट केसेस ऐसे लिए कि अगर मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तुम उसको एनर्जी दे रहे हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी उसके पास हो सकती है। या तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज ना करे, या फिर वो अपनी सेम रखे, या फिर ग्रेटर देन हो उसकी, ठीक है। तो तीन हमें ये केसेस लेने हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो मैंने एक ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करा, एक मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। ऊपर वाली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैंने आर ई डैश से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने आर ई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे जो केस 1 हमारा बन रहा है वो केस क्या बन रहा है कि जो हमारी आर ई है वो ग्रेटर देन है हमारी आर ई डैश से। मतलब जब मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर अराइज कर रही है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट सी बात है कि इसके अंदर डिफरेंट हमारे लेवल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेवल्स की बात करो V0, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लेवल्स लाई करेंगे, V'0, V'1, V'2, V'3, V'4, V'5, ठीक है। एक केस तो हमारा ये हो गया है ना। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरा केस क्या होगा हमारा, दूसरे केस में हमने ये बोला कि जो मेरी केस 2 की अगर बात करोगे तो जो मेरा आर ई है वो आर ई डैश के बराबर है। जो मेरी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो मेरी, देखो ये जो ये डिस्टेंस आ रही है ये क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। वही वाइब्रेशनल लेवल्स बना देते हैं हम। ठीक है, V इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 और इधर जो आ जाएगा वो V प्राइम आ जाएगा हमारा, ठीक है।
v प्राइम इज इक्वल्स टू 0, v प्राइम इज इक्वल्स टू 1, v प्राइम इज इक्वल्स टू 2, v प्राइम इज इक्वल्स टू 3, v प्राइम इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट केस में हम क्या लें, इस तरीके से कुछ हमने लिया। यहाँ पे हम केस 3 में लिखूंगी कि जो मेरा आर ई डैश है वो ग्रेटर देन मेरा आर ई है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटर एनर्जी के अंदर है, क्योंकि जब हम वाइब्रेशंस कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी ही, कम नहीं होती है। वो तो हमने एक केस मान के चला है, तीनों केस से फ्रैंक कोडोन को समझना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम बात करेंगे हमारी इंटेंसिटीज़ की। ठीक है, इंटेंसिटीज़ की अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V0 वही 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, V प्राइम इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, ये हमारी प्राइम की हो जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो हम अब समझना क्या है, हमने 3 केस लिए हैं यहाँ पे। एक केस में कि मेरी जो अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब कम हो जाए। जब हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखो कम हो रही है, एट दैट मोमेंट मैंने ये कहा कि अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहाँ मैक्सिमम होती है, हमारी जीरो स्टेट के अंदर। तो मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेरा ये वाला है। तो मैं क्या करूँगी, ज़ीरो से जो है वो मैं इसके जाऊँगी, और मुझे पता है कि जो ट्रांजिशंस होते हैं वो परपेंडिकुलरली ही हमारे होते हैं। तो चलो यहाँ से ज़ीरो से अगर तुम परपेंडिकुलरली चलोगे तो कहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम मिल रही है, सपोज तुम्हें मैक्सिमम मिल रही है ये हमारे v इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर। ठीक है, मतलब 0 से 4 के ऊपर तुम्हें जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो मिल रही है 0 से 4 के ऊपर तुम्हारी मिल रही है। ठीक है, अब जब तुम इस चीज़ को एज अ हब इंटेंसिटी के, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी कहाँ है हमारे मॉलिक्यूल के, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम से ही तो हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मॉलिक्यूल हो गया एक्साइट हो गया हमारा। अब इसी से हम क्या कर लेते हैं, हमारी इंटेंसिटी को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी जब ड्रॉ करनी है तो देखो कैसे लिखोगे, v प्राइम से v प्राइम से कहाँ लिखोगे, v तक। ठीक है, मतलब हायर टू लोअर। इंटेंसिटी जब भी मार्क करोगे कहाँ से करोगे, हायर टू लोअर। ठीक है, ड्रॉ करो यहाँ पे इंटेंसिटी अब। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी जब ड्रॉ करोगे तो देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 से 0 चला जाए। ठीक है, देखो मैंने कहा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ है, 4 तक जाने की। मैंने ये नहीं कहा कि 0 लेवल पे नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ पे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 0 से 0 जा रहा है। ठीक है, फिर कहाँ है, 1 से 0, 2 से 0, 3 से 0 और 4 से 0। मैक्सिमम हमने ड्रॉ करी, तो मैक्सिमम जो मिलेगी वो 4 से 0 आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी पीक मिलेगी वो हमें सबसे इंटेंस्ड पीक मिलेगी, देन उसके बाद हमें यहाँ पे कम मिलेंगी। ठीक है, तो हमने ये बात बोली कि इस तरीके से हम इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ भी शो करते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये है कि हमारी कंडीशन ये फॉलो हो। दूसरी मैंने ये बोला कि मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, अगर आर जो है हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो दोनों के लिए हमारी सेम हो रही है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये 0 से 0 ही ट्रांजिशन करे। परपेंडिकुलरली जाना है तो मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, 0 के ऊपर भी जा सकता है और हायर भी जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हायर नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है इसकी,
सबसे ज़्यादा मिल रहा है इसको। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जब हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो मिलने की जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा ज़ीरो स्टेट के अंदर है, क्योंकि अभी तक उसमें इतने वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे तुम वाइब्रेशन क्रिएट करते जाओगे उसके मॉलिक्यूल के मिलने की पॉसिबिलिटी एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर बढ़ती जाएगी और बीच के अंदर कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा कहीं पे, फिर इस तरीके से, तो यहाँ इस तरीके से इसकी कम होती जाएगी। तो हम या जब ये वाला इसका ड्रॉ करोगे तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, 0 से 0 हो जाए, 1 से 0 हो जाए, है ना, 1 से 2 से 0 हो जाए, 3 से 0 हो जाए, 4 से 0 हो जाए। ठीक है, अब 0 के ऊपर हमें सबसे इंटेंस मिलेगी, देन उसके बाद हमारे सबके ऊपर हमें लो डेटा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी केस थर्ड की। तो केस थर्ड क्या कहता है हमारा कि हमने ये बोला कि जैसे जैसे हमने मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन करना शुरू किया, मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी, मॉलिक्यूल ने जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी, अब यहाँ पे हमारे चेंजेस आएंगे। वही हमें परपेंडिकुलरली जाना है, तो देखो कहाँ से कहाँ जाएगा, अब ये 0 से हमारा मैक्सिममली 2 तक जा रहा है। कहाँ तक गया, 0 से 2 गया। इंटेंसिटी ड्रॉ करो, 0 से 0 भी पॉसिबिलिटी है इसकी, 1 से 0 है और 2 से 0। इंटेंस पीक मिलेगी 2 से 0 के ऊपर, बाकी के ऊपर हमें कम मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम तीनों केस हैं। अब एक एक केस को करके हम गलत साबित करेंगे कि कौन सा केस हमारा फ्रैंक कोडोन बोल रहा है। जो मैंने अभी इससे पीछे स्टेटमेंट लिखे थे उन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये बोली मैंने कि अगर मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वो तो बाद में टूट रहा है ना, चाहे से वो अपने लेवल्स में भी चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कैसे तुम उसकी लेवल्स कम हो जाएंगे। मतलब वाइब्रेशन जैसे ही तुमने करा उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ कैसे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सपोज एक मॉलिक्यूल यहाँ है, पहले तुम इसको यहाँ बता रहे थे तो तुम्हारी यहाँ पे तो क्या हो गई, डिस्टेंस ही चेंज हो गई। और जब डिस्टेंस चेंज हो रही है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वाइब्रेशंस कर रहे हो। वाइब्रेशंस जब बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ाओगे बॉन्ड तो लास्ट टूटना चाहता है, तो जब टूटना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के टाइम पे वो उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे चेंज हो सकती है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, तो ये वाला केस हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं देखो थर्ड केस की। ठीक है, थर्ड केस को ये समझते हैं, है ना। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो मैं एक बात अभी मैंने यहाँ पे करी कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, ये मैंने ये ड्रॉ करा इसका एनर्जी लेवल्स। मैंने ये कहा कि ये मेरा होमो है, ये मेरा लूमो है। अगर मॉलिक्यूल मेरा एक्साइट कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा एक्साइटेशन के अंदर। चेंज कैसे हुआ, निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर। जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो मुझे ये बताओ कि क्या करते हो। ये इसकी एंटी बॉन्डिंग बताई थी, ये मैंने इसकी बॉन्डिंग बताई है ना। तो हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 माइनस 0/2 करते हैं हम। इसका तो कितना आएगा हमारा, सॉरी एक मिनट, कितने हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4 माइनस 0/2 करो, कितना आएगा हमारा 2 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना आएगा हमारे पास 3 माइनस का 1 इजिकल्स टू 2 इजिकल्स टू 1। तो जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, जहां बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ तो क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए ना। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़नी चाहिए। तो पहला वाला केस तो वैसे ही हमारा हो चुका है, कॉन्ट्रडिक्शन में आ चुका है कि भाई हमारा है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की तो पॉसिबल होने की। अब बोला इसने कि जब बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका मतलब हमारा ये वाला केस तो सही है ना। इसका मतलब तो जो मैंने थर्ड केस लिखा वो मेरा सही जा रहा है कि हमारा कुछ इस तरीके से हमारा होना चाहिए था कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये केस भी यहाँ पे गलत हो गया।
और केस कौन सा सही हुआ, ये वाला हमारा सही हुआ। क्यों हुआ, यही तो बताया हमारे फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल ने। फ्रैंक कोडोन ने ये चीज़ बोली कि जब तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है, अब स्टेटमेंट देखो, जो मैंने इससे पहले स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ो अब ढंग से, कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो रैपिडली अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशंस जब तक होता है, ठीक है, इतनी देर में तो इलेक्ट्रॉन अपना जाके और वापस अपनी स्टेट के अंदर आ जाता है। क्यों होता है ऐसा, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी मूव करता है कि अपने न्यूक्लियाई को चेंज करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, एक हैवी बॉडी है। जितनी देर में तुम उसके चेंजेस करोगे वाइब्रेशंस, कहने का मतलब ये है कि सपोज तुमने वाइब्रेशंस किया, मॉलिक्यूल जितनी देर में वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन इतना मूव स्पीड से फास्ट करेगा कि वो तो जाके और वापस आ जाएगा, उसको एहसास ही नहीं होगा कि मेरे साथ कुछ हुआ भी है, कुछ मेरे वाइब्रेशंस के अंदर चेंज आया है। और वो रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस जब तक अपनी पोजीशन चेंज करना चाहेगा कि हाँ मैं वाइब्रेशंस कर रहा हूँ, तो उतनी देर में तो इलेक्ट्रॉन तो इतना लाइट है कि वो तो जाके और वापस आ जाएगा। और न्यूक्लियस क्यों हैवी है, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है तो वैसे हेवनली बॉडी की तरह ट्रीट करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी, जैसे ही तुम उसको जरा सी भी एनर्जी दोगे वो उतनी देर में तो जाके और वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमें मिलती है वो कहाँ मिलती है, हमारे 0 से 0 स्टेट के अंदर मिलती है। क्यों, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी भी यही है, यहाँ पे मैक्सिमम था तो ऊपर जाके भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर किसी भी तरीके का हमारा चेंज नहीं आ रहा है। चेंज क्यों नहीं आ रहा है, यही जो है वो हमारी किताबें बोलती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में अप्रिशिएबल चेंज ही नहीं आता, जितनी देर में तो मतलब बात करें ढंग से लैंग्वेज में तो इतना अगर वाइब्रेटिंग हमारा मॉलिक्यूल है तो उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में किसी भी तरीके का कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है। रीज़न इज़ दैट कि इलेक्ट्रॉन इतना फास्टली मूव करता है कि वो अपना वापस जाएगा स्टेट के अंदर, अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और नीचे वापस अपनी ग्राउंड स्टेट तक आएगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या। उसको नहीं पता कि मैं वाइब्रेशन भी हो रहे थे मेरे अंदर, तो जब तक वो इसी पोजीशन में था उतनी में ही जाके और वापस आ गया। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ होगी, जब चेंज ही नहीं हो रही तो ऊपर ही तो 0 से 0 में जाएगा और वापस आ जाएगा अपना, क्योंकि मैक्सिममली उसको कहाँ मिलेगा, 0 के अंदर। तो जब 0 से 0 वो ट्रांजिशन करेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसको कहाँ मिलेगी, 0 से मिलेगी। ट्रांजिशन ऐसे है कि ऊपर भी हो सकते है उसकी हायर स्टेट के अंदर, लेकिन मॉलिक्यूल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होगी, उसके ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होगी। इसी वजह से 0 से 0 के अंदर ज़्यादा ट्रांजिशन हो, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, और बाकी की जितनी पीक्स है वो हमें लेस इंटेंसिटी की मिलती है। यही कहता है हमारा फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमने जब बात करी थी मैंने यही चीज़ बोली थी कि जो ये लैंग्वेज मैंने लिखी है इसका सार आएगा हमारा पूरा उस डायग्राम से समझने के ऊपर। तो देखो पॉसिबिलिटी 3 केस की ली थी हमने कि हमारे 3 केस हो सकते हैं, लेकिन हमने तीनों केस को क्या कर दिया है, नलिफाई करा, और उसमें से एक केस को हम लेकर आए। एक केस को क्या लिया कि भाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में किसी तरीके का चेंज नहीं हो सकता है। कहने को तो हम ये भी कह सकते थे, हम एक डायग्राम को भी मैं बना के एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन चीज़ समझ नहीं आती। सवाल यही उठता कि मैम होना तो कंडीशन यही चाहिए था, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही केस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, यही तो फ्रैंक कोडोन लेकर आया। अब फ्रैंक कोडोन से पहले हमें क्या पढ़ना है, बॉर्न ओपेनहाइमर। बॉर्न ओपेनहाइमर ने बोला था कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशंस भी होते हैं, रोटेशंस भी होते हैं। तो हमने केवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और वाइब्रेशंस को कंसिडर किया, और हमने ये बोला कि जितनी देर में हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कवर होता है उतनी देर में तो हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेशन ही ख़त्म नहीं करता, उतनी देर में वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली मूव करता है, और जबकि न्यूक्लियस एज अ हैवी बॉडी की तरह हमारा ट्रीट किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल, ठीक है। यहीं इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।